हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल कम दिन बचे हुए हैं और इन कम दिन में आपको मैं कराने वाला हूं 2026 का एक वायरल मॉडल पेपर मैं कराने वाला हूं, वो भी मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लेके आया हूं। अरे भाई बहन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए हैं और इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा विद सॉल्यूशन। एक एक पेपर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल क्लासेस पे बने रहिए, आपको मैं अब ऐसा रिवीजन कराऊंगा, इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपका रिवीजन कराया जाएगा कि बोर्ड में आप बढ़िया नंबर फोड़ के आओगे। और ये जो पेपर मैं लेके आया हूं आपको, मैं जो पीले कलर का पेपर था वो मैंने हटाकर इसको व्हाइट कर दिया है, इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाई पड़े। तो इसके पीछे का रीजन केवल इतना सा है, आपको जो पेपर सेट है वो है 346 बीएस पेपर सेट है और ये आपके भौतिक विज्ञान का पेपर है। इसके अंदर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए सारे केयरफुली रीड कर लो और मैं डिस्कस कर देता हूं हमारे पेपर को। हमारे एमसीक्यू को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे एमसीक्यू को हमें दिए थे वो सारे अनिवार्य हैं, ये आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, खंड बा में आपको लघु उत्तरी प्रश्न मिलेंगे, खंड सा में आपको भी लघु उत्तरी फर्स्ट मिलेंगे, दा में लघु उत्तरी सेकंड मिलेंगे, खंड या में आपको 5 नंबर वाले आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपको प्रतीकों का चिन्ह जो होगा वो सामान्य होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में आपको दिया गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे खंड आ। बिल्कुल आपका खंड आ स्टार्ट हो चुका है और खंड आ से शुरुआत कर देते हैं इस भौतिक विज्ञान के पेपर की। फिजिक्स का एक वायरल पेपर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये पेपर आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलाने के लिए अच्छा होगा। आपको इन सारे पेपर्स का बड़े तरीके से याद रखना है सॉल्यूशन के साथ। होता है आप सबसे पहले समझो, सबसे पहला नंबर एमसीक्यू आपका क्या बोलता है, आपका फर्स्ट एमसीक्यू कि चांदी का जो परावैद्युतांक के है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। क्या वो के बराबर 0 होता है या के बराबर +1 होता है या के बराबर -1 होता है या के बराबर अनंत होता है, ये आपको बताना होगा। के का मान क्या होता है, तो के का मतलब परावैद्युतांक। तो चांदी है, चांदी एक धातु होती है और धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है। अगर यहां पर सोना लिख के आ जाए तो सोने का परावैद्युतांक भी अनंत होता है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या डिस्कस करता है हमसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र में दिखाया गया है और इसमें आपको इस परिपथ में क्या बोला जा रहा है, आपको इस परिपथ में क्या ढूंढना है, इस परिपथ में आपको बिल्कुल सही आंसर देना है। इस परिपथ में है तो क्या है, ये एनपीएन क्या है, यहां पर है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है। तो क्या है, सिंपल में याद रखना, जो एनपीएन जो है ट्रांजिस्टर के अंदर वो क्या है, वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक होता है, याद रखना। उसके बाद हमारा गा नंबर क्वेश्चन क्या है, गा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इजी क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में बस आपको क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है बिल्कुल आराम से, छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है। मेन होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के बाद वाले क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, उसके अपवर्तन कोण का मान विचलन कोण के मान अगर समान हो, अगर अपवर्तन कोण का मान और विचलन कोण का मान समान होगा तो उसमें अपवर्तनांक 2 हो जाएगा। इसको याद रख लेना आप लोग कि अगर आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण और विचलन कोण का मान बराबर है तो उसका अपवर्तनांक हमेशा 2 होता है, याद रखना। उसके बाद क्या है कि आपको एक समीकरण दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है कि 411H उससे गया 424He प्लस 2, उसके बाद 1 बीटा की पावर 0 प्लस क्यू व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, क्या इसमें नाभिकीय विखंडन हो रहा है या नाभिकीय संलयन हो रहा है या नाभिकीय विघटन हो रहा है, इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है कि यह समीकरण क्या व्यक्त करता है। तो यह समीकरण व्यक्त करता है नाभिकीय संलयन को। क्या व्यक्त करता है, नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है। तो आपको भूलना इसको नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अड़ा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं होता है। ऐसा कौन सा कण है जो मूल कण नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन मूल कण होता है, इलेक्ट्रॉन मूल कण होता है, न्यूट्रॉन मूल कण होता है, लेकिन अल्फा कण जो है भाई वो मूल कण नहीं है। अल्फा कण जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूं, इसको डिस्कस कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध R है हमारे पास, प्रेरकत्व तो L है हमारे पास, संधारित्र C है हमारे पास, इनको श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है उसकी आवृत्ति N होती है, आवृत्ति N है, उसकी अनुनादी NR होती है, अनुनादी आवृत्ति NR है। तो उस स्थिति में जो विभव पश्चिमापी कब होगा, क्या N बराबर 0 पर होगा, या N स्मॉलर देन NR से होगा, या N बराबर होगा NR के, या N स्मॉलर देन NR हो जाएगा। तो याद रखना जो इसकी विभव पश्चिमापी होगी, जो इसकी विभव पश्चिमापी होगी, जिसमें n का मान छोटा होगा nr से, मतलब nr का मान छोटा होगा n से, n ज्यादा होगा nr से। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। पेपर हल्का सा मॉडरेट लेवल का है, मैं टफ पेपर ही लेके आया हूं ताकि आपको डर लगे और आप पढ़ाई में थोड़ा और एंगेज हो पाए, इसलिए। उसके बाद क्या है, हमारा ये पूरा इंग्लिश में दिया गया है, जो भी मैंने डिस्कस किया ये सब कुछ आपको इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश के साथ में आगे बढ़ता हूं, आगे क्या बोल रहा है, अब हिंदी पे जाते हैं। अब हमारा खंड बा स्टार्ट हो गया है। खंड हमने डिस्कस कर लिया जिसमें हमने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर अप किए। अब हमारे पास आता है खंडवा, और खंडवा के अंदर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। एक एक नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं क्या बोलता है एक एक नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर का क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। एक नंबर क्वेश्चन, तो इसकी 2 विशेषताएं क्या है मैं आपको बता दूं। इसकी 2 विशेषताएं मैं आपको लिख के समझा देता हूं, क्या विशेषताएं 2 होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, हमारी फर्स्ट नंबर की विशेषता, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये परावर्तन करती हैं। ये क्या करती हैं, ये परावर्तन दर्शाती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो परावर्तन को दर्शाती हैं, पहली। उसके बाद दूसरा गुण क्या है कि ये निर्वात में गमन कर सकती हैं। कौन पर, जो हमारे पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में गमन कर सकती हैं। ये इसके 2 गुण हो गए, बस इसके 2 गुण ही हमें लिखने थे, 2 गुण हो गए। पहले की जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो परावर्तन को दर्शाती हैं। दूसरा, ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं, मतलब इनको माध्यम में चलने की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी भी मीडियम में आराम से चल सकती है, गति कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, अगला वाला प्रश्न क्या बोल रहा है कि देहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो ये मैंने आपको 50 बार डेफिनेशन कराई है कि देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है। यहां पर जगह, यहां पर मैं यहां पर ही समझा दूं, यहां पर ऊपर थोड़ा कर दूं और यहां पर आपको इसकी परिभाषा लिख के बता दूं। सिंपल में मैं इसकी परिभाषा यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए मैं यहां लिख दूं, क्या है देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या होगी। ध्यान से चीजों को सुनना है, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य या पदार्थ की प्रकाश की वह दीर्घतम तरंग दैर्घ्य, क्या लिखेंगे, प्रकाश की, क्या लिखोगे, प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य होगी, प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु से, क्या होगा कि जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे भाई, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके तो उसको हम क्या बोलेंगे, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या बोलेंगे उस चीज को हम, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, सिंपल वे में देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये हमारे पास परिभाषा हो गई किसकी, देहली तरंग दैर्घ्य की। देहली तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने सिंपल वे में आपको परिभाषा बता दी, मैंने आपको इसका चिन्ह बता दिया, बस इतना ही आपको याद रखना और 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही केवल लिखना है। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न गा नंबर क्वेश्चन क्या है कि n बराबर 3/2 वाले अपवर्तनांक के कांच में एक उत्तल लेंस, मतलब जिसमें 3/2 का उत्तल लेंस भी है, उसमें डुबोते हैं, उस द्रव में डुबोते हैं, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल में याद रखना। तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोकस दूरी जो है क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, याद रखना। फोकस दूरी कैसी हो जाएगी भाई, अनंत हो जाएगी। अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर है तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, बस इतना आपको याद रखना है। बस बेसिक से क्वेश्चन है, बस समझते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, आसान है सब चीजें, बस आपको समझना है केवल और केवल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है,
किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से आप क्या समझते हैं कि कोई ट्रांजिस्टर है, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा से आप क्या समझते हैं? तो धारा लाभ क्या होता है याद रखना, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, बिल्कुल इजी परिभाषा में बता रहा हूं। धारा लाभ क्या होता है? धारा लाभ बीटा क्या है? धारा लाभ बीटा बराबर क्या होता है? निर्गत धारा, जो निर्गत धारा होगी मतलब निर्गत विद्युत धारा बटे निवेश विद्युत धारा, मतलब गई मतलब जाने वाली विद्युत धारा, निर्गत विद्युत धारा बटे निवेश धारा के अनुपात को मैं क्या बोलूंगा? अनुपात को मैं बोलूंगा धारा लाभ। तो धारा लाभ क्या होता है? निर्गत विद्युत धारा और निवेशित विद्युत धारा के अनुपात को मैं क्या बोलूंगा? धारा लाभ, यानी कि बीटा बोलता हूं। ये होता है सिंपल डेफिनेशन। बस आपको इस तरीके से ही डेफिनेशन को याद रखना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको समझना है अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो सिंपल वे में हमारे पास आवेश निकालना, हमें Q बराबर N फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। Q की वैल्यू हमें निकालनी है, N की वैल्यू क्या होगी? N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद E का मान कितना होगा? E का मान होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। उसके बाद 16 सत्ते 112 होता है। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11.2 कर देंगे इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा, मात्रक कूलाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आवेश का मात्रक आपको कूलाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और Q बराबर N फॉर्मूले से मैंने बोला था कि यहां से न्यूमेरिकल आएगा, और मैंने बहुत बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कराया भी है। तो बस आपको ये याद रखना है। और उसके बाद अगली परिभाषा क्या होगी भाई? इसको देख लेना, ध्यान से समझ लेना कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है भाई, क्वेश्चन अच्छा है कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है एक हेनरी स्वप्रेरकत्व? कि अगर हमारे पास कोई कुंडली है, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई कुंडली है, अगर आपके पास ये कुंडली है, अब इस कुंडली में आप क्या करोगे? इस कुंडली में आप 1 एम्पियर प्रति सेकंड से यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, और उसमें जो वोल्टेज है भाई, वोल्टेज जो होगा यहां पर जो वोल्टेज बनेगा, जो इसका विभव होगा वो भाई 1 वोल्ट विभव होना चाहिए। तो इसका जो प्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी हो जाएगा। इसका प्रेरकत्व कितना हो जाएगा? वो 1 हेनरी हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट। 1 हेनरी बराबर क्या है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है। बस ये याद रखना कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड। इस चीज को नहीं भूलना है आपको, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि 1 हेनरी की परिभाषा क्या हो जाती है कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड से विद्युत धारा बहती है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से विद्युत धारा बहती है, तो वहां पर 1 वोल्ट का विभव अगर काम करता है तो उसका जो प्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी हो जाएगा। 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड होता है इसकी वैल्यू। आपका इसको मैंने इसका यूनिट और इसका फॉर्मूला बता दिया। अगली तरफ हम चलते हैं। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन। तो मैंने उम्मीद करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत मजे से कवर अप कर लिया होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारा आपको इंग्लिश में भी मटेरियल दिख रहा है, लेकिन आपको इंग्लिश में बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको केवल प्योर हिंदी में करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? त्रिज्या पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है जो 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो भाई इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मजेदार ओवरऑल हम बोल सकते हैं। तो बिल्कुल 1 बाय 1 सभी को सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं आप। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे पहले नंबर के क्वेश्चन को, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। भाई इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को कराया भी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तब आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया है हमने, उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है तरीका मैं आपको बता दूं। मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, मैं जगह थोड़ी ऊपर कर लेता हूं। यहां पर मुझे इतनी जगह में मैं कर पाऊंगा, तो आराम से इतना जगह मेरे लिए काफी होगा करने के लिए। अब न्यूमेरिकल को करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास दिया गया है। मतलब यहां पर K की वैल्यू जो आपको दी गई है वो कितनी है? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट यहां पर दिया गया है। मतलब यहां पर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका K का मान दिया गया है। उसके बाद क्या बोला गया है? आपके पास 9 × 10⁻⁵ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है। यहां पर B बराबर कितना दिया गया है? 9 × 10⁻⁵ यहां B का मान दिया गया है। मात्रक लिख देना आप, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख देना सिंपल वे में। आपको यहां पर त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको यहां पर R की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M कितना होता है? तो 9 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा भाई।
भाई। अब आपको सूत्र लगाना है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा कि r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है √2mk अपॉन क्यू बी, √2mk अपॉन क्यू बी। ये आपकी त्रिज्या का सूत्र है। तो क्या होगा, r इक्वल्स टू 2mk बाई क्यू बी होगा। अब इसमें सारी वैल्यू को रख दो, आंसर आएगा, मैं गारंटी देता हूं आंसर आएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू होगा अंडर रूट, हम कर देंगे 2 इंटू बाई m। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये दी गई है आपको 9 गुणा 10 की घात माइनस 31, ये m की वैल्यू है। उसके बाद k की वैल्यू कहां है भैया, k की वैल्यू ये ऊपर दी गई है कि 45 गुणा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। तो क्या है के की वैल्यू की 45 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 किसकी वैल्यू दी गई है, ये आपको सिंपल सी दी गई है, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू बाई क्यूबी। क्यूबी का मान आपको और दिया गया भाई, क्यूबी का मान लिखो, क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, क्यू की वैल्यू हो गई। और भाई बी की वैल्यू क्या है, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना है भाई, वी की वैल्यू ये है कि 9 गुणा 10 की घात माइनस 5, यहां पर आपको बी की वैल्यू दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, इससे ये कट जाएगा और पूरा जब बेसिक तरीके से सॉल्व कर लोगे 9 से 9 कट जाएगा। आप पूरा जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपके पास r बराबर 0.25 मीटर आ जाएगा और यही आपके पास त्रिज्या निकल के आ जाएगी। इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेना, आपकी त्रिज्या r बराबर 0.25 मीटर निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन इजी है भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो कि m द्रव्यमान और q आवेश का एक कण है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था में d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग जो होगा वो v बराबर होगा √2qEd बाई m होता है। ये आपको सिद्ध करना है। आपको क्या दिया गया है, आपको m द्रव्यमान का कण दिया गया है, उसके बाद आपको q आवेश दिया गया है, विद्युत क्षेत्र E है, आपको ये सिद्ध करना है। कैसे करोगे, आसान तरीके से भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन बोल सकते हो, बस आपको चाटना है इस हलवे को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है, आपको यहां पर वेग निकालना है, आपको सिद्ध करना है कि v बराबर क्या होता है, v बराबर √2qEd बाई m है। कैसे सिद्ध करोगे, आपको पता है बल का बल क्या होता है, बराबर q इंटू ई होता है। और दूसरा आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, दूसरा आपने पढ़ा होगा F बराबर एम ए पढ़ा होता है, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। अगर मैं ए बोलूं, ए बराबर क्या करोगे तो F बाई एम कर दोगे, तो ए बराबर क्या कर दोगे आप, F बाई एम कर दोगे, F बाई एम कर दोगे। F की वैल्यू Q इंटू ई अगर हम रखें तो क्या होगा, तो भाई हो जाएगा Q इंटू ई बाई एम कर देंगे, यहाँ Q इंटू ई बाई एम हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी आपको। अब उसके बाद क्या है, अब यहां तक हमने कर दिया, अब हमने ये कर दिया Q इंटू ई बाई एम हमने कर दिया यहां तक कि Q इंटू ई बाई एम यहां तक हमने कर दिया है, ये हमने कर दिया है। इतना करने में हमें कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं हुई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में u बराबर जो होता है वो 0 होता है और इसकी दूरी कितनी, इसने दूरी कितनी तय की है, इसने d दूरी तय की है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा सिंपल वे में। मतलब अब हम गति का तीसरा नियम लगाएंगे, किसका, गति का तीसरा नियम लगाएंगे, जो क्या होता है हमारे पास गति का थर्ड लॉ। गति का थर्ड लॉ क्या बोलता है हमारे पास, मैं यहां कर दूं, यहां ही कर देता हूं, तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है सिंपल वे में। अब यहां जगह कम पड़ रही तो मैं इसको यहां पर करूंगा, v का स्क्वायर कर देंगे, सबसे पहले v का स्क्वायर करेंगे, u का मतलब 0 का स्क्वायर भाई 0 होता है, 0 का कोई स्क्वायर नहीं होता भाई, 0 का स्क्वायर 0 है, प्लस 2 है, तो यहां पर हमने 2 कर दिया। a की वैल्यू क्या है, तो a बराबर क्या है, QE बाई m होगा, तो a बराबर क्या होगा, a के बाद 2 है, 2 हमने कर दिया, a की वैल्यू QE बाई m हमने कर दिया, QE बाई m कर दिया, इंटू s की वैल्यू भाई, s की वैल्यू d है, 2 लगा दिया, a की वैल्यू रख दी, s की वैल्यू d है, तो हम यहां पर d से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, v का स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस तरफ रूट आएगा, तो सिंपल वे में जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो v इक्वल्स टू होगा अंडर रूट हो जाएगा, तो v बराबर √2qEd बाई m, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव, भाई ये हमारा प्रूव हो गया है भाई, यही प्रूव करना था हमें। हमने क्या किया, हमने दोनों बल के फॉर्मूले लगाए, मैंने यहां पर त्वरण का फॉर्मूला लगाया, मैंने गति का तीसरा नियम लगाया, वहां से ये हमारा सिद्ध हो चुका है, हमने ये प्रूव कर दिया है। कोई यहां पर दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन खुद से भी हल करने हैं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर ऐसा होता है जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना कोई फायदा नहीं होता फिर आपको, तो खुद से आपको जरूर करना है भाई।
अब मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा दूं किस तरीके का है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, जिसमें समांतर किरणें समायोजित की जाती हैं। नेत्रिका लेंस और अपदृश्य लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कराया भी है। अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओमी और अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इनके बीच में ग्राफ खींच के बताइए, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ओमी प्रतिरोध ओम के नियम की पालना करते हैं, ओमी प्रतिरोध। जो प्रतिरोध ओम के नियम की पालना नहीं करते, अनोमी प्रतिरोध हैं। ग्राफ खींचना बहुत इजी है। अगर ओमी प्रतिरोध होगा तो सीधी रेखा जाएगी, अनोमी प्रतिरोध होगा तो टेढ़ी रेखा होती है, सिंपल वे में। अब ये हमने देख लिया, अब इंग्लिश में है थोड़ा। अब दा नंबर क्वेश्चन क्या है, दा नंबर में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या में संबंध, बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने कराया है इस क्वेश्चन को। नॉर गेट का चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नॉर गेट आप मत करना तैयार, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और गेट्स आपके सिलेबस से बाहर है। मतलब नॉर गेट, ये सब जो गेट्स वगैरह है, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो अभी के लिए आप इन पर मत फोकस करना उतना ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चुंबकीय यामोत्तर वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नति कोण का मान, नति कोण की परिभाषा, ये सब तैयार रखनी है आपको, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हो बोर्ड के हिसाब से। ये आप देखो, ये सारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। एलसीआर परपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, फ्रीक्वेंसी का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोहर का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तेजित वाला तो ये याद रखना, लेकिन बोहर का परमाणु मॉडल ये तो छोड़ के ही नहीं जाना भाई। ये मान लो, इसको छोड़ के जाने की गलती आपको नहीं करनी है। प्रिज्म पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र याद रखना, इसको आपको, इसका व्यंजक कम से कम याद ही रखना है आपको। उसके बाद अब आपको आता है या नंबर। या नंबर का मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन भाई। किरचॉफ का विद्युत परिपथ का नियम भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने कराया नहीं है क्या इसको, मैंने बहुत बार कराया है। मैंने बिल्कुल परिपथ द्वारा आपको सिखाया है, बस आपको एक क्वेश्चन करना है, 5 नंबर आपका पक्का हो गया भाई। मैंने इसको कम से कम 50 बार कराया, तो ये आपका 5 नंबर पक्का। उसके बाद ये आपको नहीं करना, दोनों में से कोई एक करना था, तो आप ऊपर वाला कर लेंगे। उसके बाद आपके पास 6वां नंबर क्वेश्चन, इसका इंग्लिश वर्जन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर डी ब्रोगली के, ये देखो, आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की धारिता। अरे भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कितने बार नहीं कराया, ये बहुत बार कराया है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की, डी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इजी हैं भाई, आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे का नियम लिखिए। मैंने बहुत बार कराया इस क्वेश्चन को। देखो 8 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन मिले, दोनों में से एक कर दो। ये वाला भी इजी है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब मैंने कराया है। उसके बाद ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रखो, ये फैराडे के नियम मैंने कितने बार फिजिक्स में आपको कराए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम, ये सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद एम्पियर का नियम भी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, तरंगाग्र। भाई तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र की हाइगेंस संबंधित परावर्तन की व्याख्या। तो तरंगाग्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र के प्रकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार रखने हैं। लास्ट में बस आपको भौतिक नियतांक दिए जाते हैं, जो कि आपको पढ़ सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप इसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लांक नियतांक, प्रकाश की चाल, ये सब कुछ आपको पीछे दिया जाता है। आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको मॉडल पेपर कराया, ऐसा मॉडल पेपर कराया जिससे प्रारूप को आप समझ पाओ। आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा। लास्ट के जो 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो चारों क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका एक वन शॉट लेके फिर आऊंगा। बुक 2 का वन शॉट होगा, और उस बुक 2 के वन शॉट में मैं कोशिश करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर करने की। मेरे प्यारे भाई बहन, आप पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर, बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।